वो तीनों ताबूत लेकर हवेली के गेट पर पहुंच जाते हैं। कायर हवेली का दरवाजा खटखटाने लग जाता है। जब हवेली का गेट खुलता है तो वो तीनों सामने देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन तीनों के सामने कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु खड़ा था। वो भी एकदम तंदुरुस्त, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो तब दिखता था जब उसने कभी एक अस्त्र को हाथ तक नहीं लगाया था। कछुआ और कायर अभिमन्यु की हालत देखकर खुशी से फूले नहीं समाते हैं। उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभिमन्यु उनके जाते वक्त ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब वो बिल्कुल ठीक है और अब वो अपने पैरों पर चल रहा है। युग भी अभिमन्यु को ठीक देखकर काफी हैरानी में पड़ गया था, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक हैरानी थी। युग अभिमन्यु को एकटक नजरों से देखते हुए पूछता है, तू ठीक कैसे हो गया? अभिमन्यु अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्यों, तुझे क्या लगा था मैं ठीक नहीं होऊंगा? मैंने कहा था ना मैं ठीक हो जाऊंगा, पर तू ही नहीं मान रहा था। अकेला निकल गया पश्चिम गांव जाने के लिए। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ अभिमन्यु के पहनावे को नोटिस करते हुए कहता है, तू कहीं बाहर जा रहा था क्या? अभिमन्यु जवाब देता है, हाँ मैं पश्चिम गांव ही आ रहा था तुम लोग के पास तुम्हारी मदद करने। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, पर हमें तेरी मदद की जरूरत नहीं अभिमन्यु, हमने तेरे बिना ही मेरे पापा का शरीर ढूंढ लिया है। मैंने कहा था ना मैं अपने पापा का शरीर ढूंढ लूंगा, और देख मैंने ढूंढ लिया। अभिमन्यु अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, अच्छी बात है युग कि अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं, तू खुद अकेले सब कुछ कर सकता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। युग, कायर और कछुआ जब ताबूत लेकर हवेली के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि हॉल में ही बाकी सब लोग मौजूद थे, जानकी और दिलीप को छोड़कर। जब से युग पंचम गांव गया था तब से ही जानकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए दिलीप उसी के पास बैठा हुआ था और उसका ख्याल रख रहा था, क्योंकि एक जानकी ही तो थी जो दिलीप के लिए उसका सब कुछ थी। अपने बेटे विराट को तो वो बहुत पहले ही खो चुका था। रजनी, अमोदिता, वंदना और डायना चारों ही कायर, कछुआ और युग को हैरानी के साथ घूरे जा रहे थे। जब डायना की नजरें उस ताबूत पर पड़ती हैं तो उस ताबूत को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके पैर कपकपाने लग जाते हैं। डायना उस ताबूत को देखकर मनी मन सोचने लग जाती है, ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये लोग ये ताबूत यहाँ पर कैसे ला सकते हैं? ये युग और कछुआ कैसे उस सप्तम चक्र को पार कर सकते हैं? कहीं इन्होंने वो सप्तम चक्र तोड़ तो नहीं दिया? और महाडायन, उसका क्या हुआ? डायना के मन में इस वक्त काफी सारे सवाल चल रहे थे, पर वो खामोश रहती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके सवालों के जवाब इस वक्त कोई नहीं दे सकता था, ना वो खुद इस वक्त उन सवालों के जवाब पता कर सकती थी। रजनी, अमोदिता और वंदना भी उस ताबूत को एकटक नजर से देखते जा रहे थे। रजनी मन में सोचने लग जाती है, ये युग तो सच में बहुत बहादुर निकला। बताओ, वो शरीर जिसे 14 सालों तक यक्षिणी ने छुपा कर रखा, वो ये एक रात में ढूंढ कर ले आया। ये भी बड़ा जिद्दी है अपने बाप अनुराग की तरह। वो भी कोई काम करने की ठानता था तो उसे पूरा करके ही दम भरता था। वंदना कछुए को घूरते हुए मन में सोचने लग जाती है, अच्छा हुआ ये कछुआ आ गया, अब इसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। जरूर इसी ने डायना को बताया होगा कि मैं सौदाइन हूँ, वरना भला उसे कैसे पता चलता। अमोदिता युग को देखकर हड़बड़ाहट के साथ उसके पास जाती है और बोल पड़ती है, आप ठीक तो है ना युग जी? युग नॉर्मल सा जवाब देता है, हाँ अमोदिता मैं ठीक हूँ। अमोदिता पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, पर मैं ठीक नहीं हूँ। उस महाडायन ने अपनी चोटी से ऐसे वार किए थे कि उसके दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी उसकी चोटी ने मेरे बदन को जकड़ कर रखा हुआ है। महाडायन का नाम सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही डायना हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, क्या कहा? महाडायन ने तुम्हें चोटी से बांध दिया था? इसका मतलब पंचम गांव में तुम्हारा सामना महाडायन से हुआ था? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, सिर्फ सामना ही नहीं बल्कि झगड़ा भी हुआ था। वो तो शुक्र है कायर का कि वो अपने साथ होली वाटर लेकर आया था, जिससे उसने होली वाटर चक्र बना दिया और उस महाडायन को उसी चक्र में बांध दिया। डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, इसका मतलब कि महाडायन इस वक्त कैद है। अगले ही पल कछुआ सब कुछ बता देता है कि पंचम गांव में घुसने से लेकर ताबूत यहाँ तक लाने के बीच उनके साथ क्या क्या हुआ था। सारी बात सुनने के बाद डायना कुछ घबराते हुए कहती है, क्या तुमने उस महाडायन का चेहरा देखा था? वो कैसी दिखती है? कछुआ जवाब देता है, नहीं डायना, सिर्फ वही तो नहीं देख पाए हम। उसके चेहरे पर एक परछाई थी जिस कारण समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसी दिखती थी। पर हाँ, उसकी कमर पर एक अलौकिक कमरबंद था जो इस लोक का तो लगता ही नहीं था, दूसरे लोक का लगता था। डायना फिर सोचती है, चलो शुक्र है कि महाडायन को देखा नहीं। रही बात हॉली वाटर के चक्र की, भले ही वो पवित्र जल के बने हो, पर है तो वाटर ही ना। वक्त के साथ जल्द से जल्द वो सूख जाएगा और जैसे ही वो सूखेगा तब यहाँ पर एक तूफान आएगा। उस तूफान के लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम लोग क्या करके आए हो, किसके अंदर की आग भड़का कर आए हो।
अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, पर वो औरत जिसे तुमने उस घर में देखा, वो महाडायन कैसे हो सकती है? महाडायन तो सदियों पहले मर गई थी ना, यक्षिणी को अभिशाप देकर। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, ये भी तो हो सकता है कि वो महाडायन अभिशाप देने के बाद मरी ही ना हो। अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी का भी अभिशाप तभी लगता है जब वो मरता है, और तू खुद देख रहा है यक्षिणी का अभिशाप सदियों से चला रहा है। इसका मतलब साफ है कि महाडायन यक्षिणी को अभिशाप देने के बाद मर गई होगी, तभी उसका अभिशाप यक्षिणी को लगा है। मुझे नहीं लगता कि वो औरत जिसे तुमने उस घर में देखा वो महाडायन थी, हो सकता है वो कोई और हो। कछुआ तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, नहीं अभिमन्यु, वो औरत महाडायन ही थी। मैंने खुद उसकी हरी चोटी को देखा था जिसका सिरा दिखाई नहीं दे रहा था। और तू भी तो इतना तो जानता ही होगा कि सिर्फ महाडायन ही होती है जिसकी चोटी का सिरा उसके जीते जी दिखाई नहीं देता। उसकी ये चोटी सिर्फ हरे रंग में चमकती है। कछुए की बातों ने अभिमन्यु को भी खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि अभिमन्यु भी ये बात अच्छे से जानता था कि कछुआ जो बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था। पर अभिमन्यु को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि महाडायन कैसे जिंदा हो सकती थी। सभी लोग इस वक्त महाडायन के बारे में ही सोच रहे थे, और ये बात डायना समझ गई थी। डायना तुरंत सभी का ध्यान महाडायन पर से हटाते हुए बोलती है, वो औरत जो भी हो, क्या तुम लोगों ने ये सोचा है कि उस औरत ने क्यों अनुराग अंकल का शरीर इतने सालों तक इस ताबूत के अंदर छुपा कर रखा हुआ था? और क्यों उस काले साई को अनुराग अंकल का शरीर चाहिए, और सिर्फ अनुराग अंकल का ही क्यों? डायना के सवालों ने फिर से सबको खामोश कर दिया था और उसके सवालों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। डायना युग से कहती है, युग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये शरीर ले जाकर उस काले साई को सौंप देना चाहिए। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु भी डायना का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, मुझे भी यही लगता है कि तुझे अनुराग अंकल का शरीर उस काले साई को ले जाकर नहीं देना चाहिए। युग अभिमन्यु और डायना दोनों को बारी बारी देखते हुए कहता है, ओह, तो अब तुम दोनों की सोच भी एक हो गई है। अच्छी बात है, वक्त के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। अभिमन्यु और डायना दोनों खामोश ही रहते हैं। युग गुस्से के साथ कहता है, गौर से सुन लो तुम दोनों ये बात। ये शरीर मैं यहाँ पर रखने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि उस काले साई को देने के लिए लाया हूँ, ताकि अपने पापा को मुक्ति दिला सकूं उसकी कैद से, अपनी यामिनी को बचा सकूं, और कोई मुझे नहीं रोक सकता है। मैं कल ही ये शरीर उसे सौंप दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर युग अकेले ही उस ताबूत को उठाने की कोशिश करने लग जाता है, पर अभी रात नहीं हुई थी, जिस कारण वो उस ताबूत को अकेले उठा नहीं पा रहा था। अमोदिता तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोलती है, रुकिए जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। युग और अमोदिता दोनों मिलकर उस ताबूत को उठाने लग जाते हैं और युग के कमरे की तरफ ले जाने लग जाते हैं। सभी खामोश रहते हैं। इस बार कोई भी युग को न रोकने की कोशिश करता है, न कोई कुछ बोलता है, क्योंकि सब जानते थे युग किसी की नहीं सुनने वाला था। वो उस ताबूत को उस काले साई के लिए लेकर आया था और वो उसे देकर ही रहेगा। रात के 8 बज गए थे और युग अपने कमरे के अंदर अकेला बैठा हुआ था। युग के सामने वो ताबूत रखा हुआ था जिसके अंदर अनुराग का शरीर रखा हुआ था। युग ने अभी तक ताबूत नहीं खोला था, बस कायर ही था जिसने उस ताबूत को खोला था और फिर बंद कर दिया था। कायर के सिवा और किसी ने ताबूत के अंदर झांक कर देखा तक नहीं था। युग एकटक नजर से उसी ताबूत को देखे जा रहा था। उस ताबूत को देखकर उसे उसके पापा की याद आ रही थी। उसे वो पल याद आ रहे थे जो उसने बचपन में अपने पापा के साथ बिताए थे। उसके कानों में बार बार उसके पापा के पुकारने की आवाज गूंज रही थी, वही आवाज जो उसे तब आई थी जब वो ग्रेवयार्ड कोठी में गया था और उस काले साई ने उसे बोतल दिखाई थी जिसमें से उसे उसके पापा की आवाजें सुनाई दे रही थी। युग एकटक नजर से उस ताबूत को देख ही रहा था कि तभी ना जाने उसे क्या होता है। वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने कदम उस ताबूत की ओर बढ़ाने लग जाता है। युग के मन में अपने पापा के शरीर को देखने की इच्छा जागृत हो जाती है। युग उस ताबूत को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, पापा पापा पापा। युग की आंखें नम हो गई थी। उसके सीने में उसके पापा के लिए प्यार चरम सीमा पर था। अगले ही पल युग ताबूत पर जो निशान बने हुए थे उन निशानों पर अपने हाथ फेरने लग जाता है। युग नोटिस करता है कि जैसे जैसे वो अपने हाथ उस ताबूत पर बने निशानों पर फेर रहा था, वो निशान अपने अपने रंग में चमकने लग गए थे। ये सब देखकर युग दंग रह गया था। युग बड़बड़ाता है, ये क्या, ये निशान कैसे चमक रहे हैं? इतना कहकर युग उस ताबूत को खोल देता है। युग जैसे ही ताबूत को खोलता है, जिस तरह कायर की आंखें खुली की खुली रह गई थी, उसी तरह युग की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस मूर्ति बनकर खड़ा हो गया था।
ताबूत के अंदर अनुराग का शरीर तो था, पर उसके शरीर के चारों तरफ गीली रेत भी थी। अनुराग का शरीर गीली रेत के अंदर धंसा हुआ था। ये एक हैरान करने वाली बात थी कि ताबूत के अंदर की रेत इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक गीली थी। शायद यही कारण था कि इसी वजह से अनुराग का शरीर अभी भी सही सलामत था, अच्छी हालत में था। जब युग अपने पिता की लाश को अपने सामने पाता है तो उसके अंदर के जज्बात जाग जाते हैं। युग ताबूत के अंदर की रेत पर ज्यादा गौर नहीं फरमाता है और अनुराग की लाश से लिपटकर रोने लग जाता है। युग रोते हुए कहता है, आप क्यों चले गए पापा मुझे अकेला छोड़कर? क्यों पापा क्यों? युग रोए जा रहा था और वो सारी बातें कह रहा था जो उसे कभी कहने का मौका नहीं मिला था। हमारे साथ भी अक्सर यही होता है, हम कभी किसी के जीते जी उसे बता ही नहीं पाते हैं कि हमारे दिल में उसके लिए कितना प्यार है, कि उसके बिना हमारी जिंदगी कुछ नहीं। युग बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। युग रो ही रहा था कि तभी उसकी जेब में जो पेन रखा हुआ था उसकी जेब से गिरते हुए अनुराग के हाथ में गिर जाता है। ये वही पेन था जो उस काले साये ने युग को दिया था ग्रेवयार्ड कोठी से जाते वक्त। वो पेन अनुराग के हाथ में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग अभी भी कोई कहानी लिखना चाहता हो, वो कलम अपने हाथ में थामना चाहता हो। युग उस पेन को अनुराग के हाथ से उठाते हुए कहता है, ये वही पेन है ना पापा जिससे आप कहानियां लिखा करते थे, हमेशा अपने पास रखा करते थे। अब मैं भी इसे अपने पास रखूंगा, कभी इस पेन को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। युग जब उस पेन को अपने हाथ में वापस से थामता है तब पता नहीं उसे क्या होता है, उसे भी अंदर से लगने लग जाता है कि उसे अपने पापा के लिए कुछ लिखना चाहिए। युग तुरंत टेबल के पास जाता है, वहां पर जो सफेद A4 साइज के कोरे कागज रखे हुए थे उन्हें निकालता है और उनमें लिखना शुरू कर देता है। युग उन पेजेस में वो सारी बातें लिखना चाहता था जो वो अपने पापा से कभी नहीं कह पाया था, पर हमेशा कहना चाहता था। लड़कों की जिंदगी ऐसी ही होती है, वो ना अपने पिता को कभी बता पाते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, ना कभी उन्हें प्यार से गले लगा पाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद यही नियति में लिखा होता है। युग एक आखिरी लेटर लिख रहा था अपने पिता के नाम। युग लगातार कोरे पेजेस पर लिखे जा रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो। वो बस लिखते जा रहा था, लिखते ही लिखते वो कई पेजेस लिख देता है, जैसे उसने एक खत नहीं पूरी किताब लिखी हो। और ये सब हुआ था उस पेन की वजह से जो इस वक्त उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। युग लिखते लिखते ही सो जाता है, पर वो पेन अपने हाथ में ही पकड़े रहता है। इस तरफ वंदना चोरी छुपे सबकी नजरों से बचते हुए हवेली के अंदर ही कहीं जा रही थी। वंदना चोरी छुपे जा ही रही थी कि तभी वो ऊपर से देखती है कि हवेली के दरवाजे का पल्ला अपने आप खुल जाता है। जब वो ऊपर से गौर से दरवाजे के पास नजरें मारती है तो देखती है कि दरवाजा अपने आप नहीं खुला था, बल्कि उसे अभिमन्यु ने खोला था। अभिमन्यु उसी की तरह सबसे बचते हुए चोरी छुपे कहीं जा रहा था। वंदना अभिमन्यु को हवेली से बाहर जाते हुए देखकर मन में सोचने लग जाती है कि अभिमन्यु इतनी रात को कहाँ जा रहा है, वो भी बिना किसी को कुछ बताए चोरी छुपे।